Next question is the price of a precious stone is directly proportional to the square of its weight. Price is directly proportional to square of its weight. Sita has a precious stone weighing 18 units. The weighing 18 unit. If she break it into four pieces with each pieces having distinct integer weight, okay, four pieces distinct integer weight, then the difference between this line is important. The difference between highest and lowest possible values of total price of four pieces will be itna. Find the price of original precious stone. सो इसमें जो डिफरेंस है ये आपको समझना पड़ेगा किस चीज का है. जैसे एक स्टोन को आपने फोर पार्ट्स में ब्रेक किया, इन फोर पार्ट्स को अलग अलग आप सेल करें, इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी जो टोटल वैल्यू आएगी, उसका एक केस होगा मैक्सिमम वैल्यू और एक केस होगा मिनिमम वैल्यू. उसका आपको डिफरेंस दे रखा है 288000. ठीक है, चलिए जी इसमें देखते हैं कि क्या कंडीशन बना दी है. फर्स्ट ऑफ ऑल इस रिलेशन से काम स्टार्ट करते हैं. सो टोटल 18 यूनिट है, तो चार पोर्शन में आप डिवाइड कर रहे हैं. मान लेते हैं वेट्स आर W1 W2 W3 W4 और इन वेट्स को अगर ऐड करेंगे तो आएगा टोटल वेट. ठीक है, नाउ जो प्राइस है वो वेट के स्क्वायर्स में जाएगा. ठीक है, उससे पहले आपको ब्रेकिंग किस तरह से कर रहे हैं ये समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपको ब्रेकअप दिया नहीं कि कितने वेट में कौन सा स्टोन है, कुछ भी नहीं बताया गया. तो जो 18 यूनिट्स की टोटल है उसको किस तरीके से ब्रेक करना ये इंपॉर्टेंट है. देखो यहाँ पे दो एक्सट्रीम केसेस होंगे. एक एक्सट्रीम केस होगा जहां आप वेट्स को जितना क्लोज रखेंगे वैल्यू उतनी कम आएगी. दूसरा होगा कि वेट्स को जितना दूर रखेंगे उतना ज्यादा वैल्यूज आएगी. ठीक है, लाइक अब मुझे एज इक्वल या एज क्लोज पॉसिबल चार पोर्शंस में ब्रेक करना है, तो 18 को चार पोर्शंस में अगर ब्रेक करते हैं तो आता 4.5. क्योंकि यहाँ लिखा है डिस्टिंक्ट इंटीजर वेट, इसका मतलब 4.5 नहीं ले सकते, तो 4.5 4 और 5 ऐसे शुरू करिए. तो सक्सेसिव ऑर्डर में लगा दीजिए इसको 4 5 और इधर 3 और 6. ये सबसे क्लोज सम हो सकता है 18 लाने के लिए. ये सबसे क्लोज नंबर्स का कॉम्बिनेशन है, इससे क्लोज और नंबर्स नहीं हो सकते. इसके आगे पीछे आप कुछ भी नंबर लोगे वो दूर ही हो जाएंगे. ठीक है, एक ही हो गया. और सबसे दूर क्या हो सकता है नंबर्स के बीच में गैप सबसे ज्यादा. आप एक काम करिए, 3 स्टोन का वेट सबसे कम कर दीजिए और जो रिमेनिंग है वो किसी चौथे स्टोन को दे दीजिए. जैसे कि इस केस में 1 2 3 और चौथे स्टोन को दे दिया मैंने 12. ठीक है, अभी भी टोटल वेट 18 ही आएगा. करेक्ट है. नाउ अगर मैं बात करूं वैल्यू की या प्राइस की, सो फर्स्ट केस में जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये रेशियो है, राइट. सो फर्स्ट केस में जो प्राइस आएगा, क्योंकि प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट का स्क्वायर, तो वेट्स का स्क्वायर करें तो 9 16 25 36 और सेकेंड केस में आएगा 1 का स्क्वायर 1 एंड 4 9 एंड 144. ठीक है, तो अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे बेचने जाएं, अच्छा टोटल अभी टोटल भी देख लीजिए 324 और यहाँ पे भी ऑब्वियसली 324. ओके, अगर आप फर्स्ट केस के हिसाब से अलग अलग पीसेस को ले जाके बेचते हैं तो वैल्यू क्या मिलेगी, 9 मिलेगी, 16 मिलेगी, 25 मिलेगी, 36 मिलेगी. अब इसी वैल्यू को आप सम कर दीजिए, इसी वैल्यू का सम कर दीजिए. इसका जो सम आएगा वो आएगा आपका 25 25 50 50 एंड 36 86 86 के, क्योंकि ये रेशियो है तो मैं 86 के बोल दे रहा हूँ. और यहाँ पे सम आएगा आपका 144 और 10 154 एंड 4 158. ये आएगा 158 158 के कर दे रहा हूँ इसको. इसका जो डिफरेंस है ये मैक्सिमम वैल्यू ये मिनिमम वैल्यू, इसका जो डिफरेंस होगा वो आएगा आपका 72, जो कि आपको दे रखा है 288000. सो के वुड बी, ये होगा 4 टाइम्स, सो 4000
K is 4,000. Total value is 324K. 324 into 4,000. ये आपकी होगी टोटल वैल्यू 1296,000. ऑप्शन बी. मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay. This is easy question. Meenu purchases a pair of sunglasses at 1,000 rupees. तो मीनू ने 1,000 रुपये में परचेज किया एंड सेल टू कनु एट 20% प्रॉफिट. मतलब उसने 1,200 रुपीज में खरीदा. कनु सेल्स इट बैक टू मीनू एट 20% लॉस. सेल्स बैक 20% लॉस मतलब 240 रुपीज कम हो जाएगा. तो 200 कम हुआ 1,000, 40 कम हुआ तो 60, 960. Okay. Now, if the total profit made by Meenu from all her transactions is 500. ठीक है, सीधा सीधा 200 रुपए तो इसने यहीं से कमा लिया था. ठीक है, इसका मतलब 500 रुपए अगर इसको और कमाना है टोटल में तो 300 रुपए ये कहीं और से भी कमाएगी. तो फाइनली जो उसने सेल करा है मीनू ने वो तनु को सेल करा है. तो ये जो पेयर्स हैं 960 के, इस पे 300 रुपए ये और कमाएगी और ये सेल कर देगी तनु को. तो आपसे यही पूछा है कि इस वाले में जो तनु को सेलिंग हुआ है उसमें कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा. तो 300 प्रॉफिट ओवर 960 कॉस्ट इंटू 100. ये आपका हो जाएगा आंसर. दिस विल बी. चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये आएगा 32 और सिंप्लीफाई करें तो 16. 1/16 आपका होता है 6.25. उसका 5 टाइम्स 30 और 1.25 31.2. ऑप्शन सी आंसर है. मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. रवि इज ड्राइविंग एट a speed of 40 किलोमीटर पर आवर. 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रवि ट्रैवल कर रहा है. वेट. ओके. विजय इज 54 मीटर बिहाइंड रवि. रवि से 54 मीटर पीछे है विजय. ठीक है. इन द सेम डायरेक्शन एज रवि. ओके. अशोक इज ड्राइविंग अलोंग द सेम रोड फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन एट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड इज 225 मीटर्स अवे फ्रॉम रवि. तो रवि से 225 मीटर दूर सामने से विजय आ रहा है जिसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर. ना आपको स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में एट विच विजय शुड ड्राइव सो दैट ऑल थ्री क्रॉस ईच अदर एट द सेम टाइम. इसका ये मतलब हुआ, देखिए सभी का मीटिंग टाइम सेम है. इसका मतलब अगर मैं आर और वी का पेयर लेता हूँ तो इनका जो मीटिंग टाइम होगा वही सेम मीटिंग टाइम होगा वी और आर वाले पेयर का. राइट. विजय. अच्छा ये आई थिंक अशोक था. दिस इज अशोक. ओके. तो रवि और अशोक के पेयर का जो मीटिंग टाइम होगा वही मीटिंग टाइम होगा विजय और रवि वाले पेयर का. एंड विजय और अशोक का भी पेयर रहे तब भी वही मीटिंग टाइम आएगा. मीटिंग टाइम सेम रहने वाला है. यहाँ पे स्पीड इसकी नहीं पता है, इन दोनों की स्पीड पता है 40 किलोमीटर एंड 50 किलोमीटर. सो मैं एक काम करता हूँ, मीटिंग टाइम आप लिखेंगे 225 अपॉन रिलेटिव स्पीड. इस केस की लिख रहा हूँ मैं 90 किलोमीटर पर आवर. एंड यूनिट आप याद रखना, यूनिट यहाँ पे ये मीटर्स में है ऊपर और ये किलोमीटर पर आवर में. ठीक है. अभी मैं इसको मिनट आवर कुछ भी नहीं बोल रहा, टाइम है बस. इस वाले केस में इसमें 54 का डिस्टेंस है और रिलेटिव स्पीड अगर मैं स्पीड को किलोमीटर पर आवर में बोलता हूँ, ठीक है, तो s शुड बी ग्रेटर देन 40 तभी ये इसको क्रॉस कर पाएगा. सो s माइनस 40 आएगा यहाँ पे और ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में. ठीक है. अब इसको जैसे ही आप इक्वल करोगे तो यूनिट बैलेंस हो गया. अब जो s की वैल्यू आएगी वो ऑब्वियसली किलोमीटर पर आवर में आएगी. ठीक है, बस इतना काम करना था. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका 9 से कैंसिल करिए. ये 25 के टेबल में 9 टाइम्स ये कैंसिल होगा. इसके अलावा कैलकुलेशन आप, हाँ ठीक है, s माइनस 40 इंटू 25 आएगा इधर इज इक्वल्स टू 540
और इसको अपन लिख सकते हैं 25s माइनस 1000 इज इक्वल्स टू 540 और s इज इक्वल्स टू 540 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, 25 से या तो डिवाइड करिए या फिर 4 और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नीचे 100 बन जाएगा, तो 100 से डिवाइड करना आसान है, तो ये ऊपर आ जाएगा 16 इतना आएगा। ठीक है, 100 से डिवाइड करेंगे तो 61.6, ऑप्शन सी इसका आंसर है। ठीक है, ये आसान सवाल था। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अनिल बोरोस 2 lakhs rupees at interest rate 8% per annum, 2 लाख 8% per annum की इंटरेस्ट है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। He repays 10,320 at the end of first year and closes the loan by paying the outstanding amount at the end of third year. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 लाख रुपए, ठीक है, इसको आप हाफ ईयरली का मतलब 8% का 4% हो जाएगा, और 1 साल के बाद आप पेमेंट करेंगे, तो मैं ये देख लेता हूँ कि 1 साल के बाद अमाउंट कितना बन जाएगा, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। तो 4% बढ़ाना है, 2 पीरियड आएंगे इसमें, 0 0 0 0, ये 4 0 कैंसिल, ये हो गया 20 इंटू ये 104 का स्क्वायर, 16 और 8, ठीक, 108 और 16, जीरो, इसका डबल कर दें अगर अपन, तो इधर आएगा 32, 16 और 2, 2,16,320 कितना हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। इसमें से पेमेंट कितना गया, पेमेंट गया 10,320 रुपए का, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 320 का तो 000 लास्ट में हो गया, और इधर आएगा 602, 2,06,000 रुपये। 1 साल के बाद इतना रुपया बचेगा। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, बीच में तो कोई पेमेंट हुआ नहीं, इकट्ठा पेमेंट लास्ट में होगा। ठीक है, थर्ड ईयर के एंड में, मतलब अब ये दूसरे साल और तीसरे साल फिर से बढ़ेगा ये वाला पैसा, तो 2,06,000 पे, 2,06,000 पे आपको 104/100, ये एक पीरियड का है, और इसमें टोटल 4 पीरियड हो जाएंगे, क्योंकि 2 साल मतलब 1 साल में 2 पीरियड, तो 2 साल में 4 पीरियड, तो पावर 4, ये आ जाएगा आपका। 1 साल के बाद वाला जो अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट, वो 3 साल के एंड में कितना होगा उसका पता चल जाएगा यहाँ से, राइट। सो ये जरा कैलकुलेशन करके बताता हूँ आपको, ये हो जाएगा आपका 104, वेट, चैट में भी आपको कैलकुलेटर मिलेगा, उसका फायदा उठाएं ऐसे सवालों के लिए। सो 2,06,000, 1.04 की पावर 4, ठीक है, ये तकरीबन तकरीबन आएगा 2,40,990.8 समथिंग समथिंग। ठीक है, ये आ रहा है, तो ये इतना हो जाएगा। तो कुल मिला के पूछा क्या है, देन द टोटल इंटरेस्ट आपको बताना है ओवर द 3 इयर्स जो पे हुआ है। देखो, पहला इंटरेस्ट तो स्टार्टिंग में पे हुआ था, जो आपने यहाँ पे 2 लाख रुपए का 2,16,320 बनाया था, तो इंटरेस्ट की वैल्यू काउंट कर रहा हूँ, तो 16,320 एक ये इंटरेस्ट पे हुआ। दूसरा इंटरेस्ट आपको यहाँ मिलना है, देखिए, जो आपने 2,06,000 पे ये 4 पीरियड चलाए थे, एक इंटरेस्ट यहाँ से मिला है, ये है आपका 34,990.8 समथिंग, और स्टार्टिंग वाला है 16,320, इसको ऐड करेंगे तो ये तकरीबन आ रहा है 51,310, 51,310। ठीक है, ऐसे सवालों के लिए कैट में कैलकुलेटर यूज करें, तो 51,310 अप्रोक्सीमेटली ये ऑप्शन बी इसका आंसर है। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन वाला सवाल है, आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा सवाल, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। पाइप्स ए एंड सी आर फिलिंग पाइप, ए और सी फिलिंग पाइप है, while pipe B is a drain pipe of a tank, तो ये दोनों फिल करेंगे, ये ड्रेन करेगा, ये फिल कर रहा है,
ये ड्रेन कर रहा है, ठीक है। पाइप बी empties the full tank in 1 hour less than the time taken by pipe A to fill the empty tank। मतलब कि अगर इसको टी आवर्स लगते हैं, ठीक है, तो बी को 1 घंटा कम लगेगा टैंक को खाली करने में। तो एक बात यहाँ से समझने वाली है कि जो रेट्स जब आप लिखोगे तो बी का रेट नेगेटिव लिखना है, ठीक है। जो ड्रेन करता है उसका रेट नेगेटिव होता है, ठीक है, और जो फिलिंग करता है उसका रेट पॉजिटिव होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए सवाल सॉल्व करने से पहले। When pipes ABC are turned on together, the empty tank is filled in 2 hours। अगर आप एबीसी को एक साथ ऑन कर देते हैं, अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सी का ना टाइम पता है ना रेट पता है, तो आप इसको एज्यूम कर लीजिए। मैं इसको मान लेता हूँ कि सी का टाइम जो इसको लगता है वो लगता है सपोज एक्स आवर्स, ठीक है, ये मैंने एज्यूम करा है, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। नाउ अगर तीनों को एक साथ ऑन करना है तो तीनों को एक साथ ऑन करने का मतलब ए रेट प्रोड्यूस करेगा 1/t का, बी रेट प्रोड्यूस करेगा -1/t का, और सी रेट प्रोड्यूस करेगा 1/x का। तो कुल मिला के कितने घंटे में काम हो जाता है? 2 आवर्स में। मतलब 2 घंटे तक ये सब चलेंगे, तो 1 यूनिट टोटल आपका, या हम बोल सकते हैं कि 2 घंटे का रेट हो जाएगा 1/2, ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हैं। तो ये एक कंडीशन बन गया, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है, इफ पाइप बी एंड सी आर टर्न ऑन टुगेदर when the tank is empty and pipe B is turned off after 1 hour। चलो, आपने बी और सी को ऑन करना है, 1 घंटे चलाना है, और पाइप बी को बंद कर देना है, तो सी आखिरी तक चलेगा, राइट। तो क्या होता है, द पाइप सी टेक्स अनदर 1 and 15 मिनट्स। 1 and 15 मिनट का मतलब हो जाएगा 1 and 15 मिनट का मतलब 1/4, 5/4 आवर्स मोटा मोटा, ठीक है, 5/4 आवर्स टू फिल द रिमेनिंग टैंक। सो कुल मिला के मैं ये बोल सकता हूँ क्या, कि इस प्रोसेस में बी चल रहा है मात्र 1 घंटे के लिए, मतलब उसका रेट 1 घंटे के लिए ये आएगा। और जो रेट ऑफ सी होगा, क्योंकि सी आपने ऑन करा पहले शुरुआत से आखिरी तक, सो 1 + 5/4 आवर्स तक, मतलब 9/4 आवर्स तक आपने इसको ऑन करा है। और सी का रेट क्या है? 1/x। तो ये कितना प्रोड्यूस करेगा? 9/4x। और क्या होता है ऐसे करने से? पूरा टैंक फिल हो जाता है, मतलब दिस विल बी इक्वल टू 1। दिस इज सेकंड कंडीशन। दो कंडीशंस आपको मिल गए। नाउ आपसे पूछा क्या है, इफ, आगे एक और कंडीशन है, इफ पाइप ए कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन लेस देन 5 आवर्स। एक कंडीशन दिया है कि टाइम टेकन बाय ए, मतलब टी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 5, मुद्दे की बात, ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा, ये आंसर किस पे दिया? आंसर मिनट में दिया है। तो 5 घंटे का मतलब हो जाएगा 300 मिनट। टी की वैल्यू 300 मिनट से ऊपर नहीं होगी, क्योंकि ऑप्शंस मिनट्स में। ओके, सो आपको बताना है पाइप सी कितना टाइम लेगा टैंक को एम्प्टी करने में, सॉरी टैंक को फिल करने में, मतलब एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। अब यहाँ की बात देखो बेटा, दो ऑप्शन है। पहला ये कि आप इसमें से किसी तरह से एक्स को एलिमिनेट करिए, पूरा इक्वेशन टी में लाइए, टी की वैल्यूज निकालिए, फिर वापस रखिए, एक्स निकालिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन एक और है कि आप एक काम करिए, आप दिए गए ऑप्शंस में से यहाँ पर वैल्यू प्लेस करिए, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है? सी की। सी मतलब एक्स। अगर ये 90 मिनट्स, क्योंकि अब एक चीज और है यहाँ पे, ये जितनी वैल्यूज है ये आवर्स में है, ठीक है। अगर आप 90 मिनट यूज करते हैं, 90 मिनट का मतलब हो जाएगा 3/2 आवर्स, 120 मिनट्स का मतलब हो जाएगा 2 आवर्स, ठीक है। ये 1 घंटा, 75 मिनट्स का मतलब हो जाएगा 1 घंटा 15 मिनट, जो अभी हमने लिखा था 5/4। तो आपको एक्स की ये वैल्यूज यूज करनी, ना कि 90, 120, 75 और 60, ठीक है। इनको यूज करिए, टी निकालिए। मैं दूसरी कंडीशन से स्टार्ट करूंगा, और सेटिस्फाई करवाइए फर्स्ट कंडीशन में, क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है, बस इतना चेक कर लीजिए। जिस ऑप्शन से हो जाएगा वो आपका आंसर होगा। तो मैं फर्स्ट ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, ऑप्शन ए, ठीक है। 9/4 इंटू एक्स की वैल्यू आएगी 3/2, 3 यहाँ पे और 2 ऊपर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1। सो 2 से ये 4 कैंसिल हुआ, ये आया, ये
3/2 है, दिस शुड बी 1.5, सॉरी 0.5, सो 1 अपॉन t minus 1 should be 1/2, और t minus 1 is equals to 2 और t is equals to 3। देखो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है ना, घंटे में आना चाहिए था। सो t की वैल्यू 5 घंटे से कम, तो आवर्स में t3 आ रहा है। अगर ये x की वैल्यू और t की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे तो समझ जाना यही हमारा आंसर है। तो फर्स्ट इक्वेशन में चलो वैल्यूज रखते हैं। 1/t मतलब 1/3 माइनस 1/2 प्लस x की वैल्यू थी 3/2, 1/x है तो ये हो जाएगा 2/3। क्या ये 1/2 आएगा, चेक कर लेते हैं। सो यहाँ से एलसीएम आएगा 6, ये होगा 2, 3 और 4। 4 + 2, 6 में से 3 गया, 3/6, यस दिस इज 1/2 डेफिनेटली। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अदरवाइज इसमें अलजेब्रा लगाना पड़ेगा आपको, एक्स एलिमिनेट करना पड़ेगा, टी निकालना पड़ेगा, फिर टी की वैल्यू यहाँ सेकेंड इक्वेशन में रखिए, एक्स आ जाएगा। एक वो भी तरीका है पर थोड़ा सा समय लग जाएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। चलिए अब आया थोड़ा बहुत प्योर अलजेब्रा। लेट k be the largest integer, k be the largest integer such that इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक है पर अभी प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, तो पहले इसको कन्वर्ट करते हैं फिर आगे पढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा x² + 1 माइनस 2x प्लस 2kx प्लस 11 इज इक्वल टू 0। सो k², और यहाँ से x आया, ठीक है x कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो ये हो जाएगा 2k - 2 और 11 और 1 12। Let me check once again. x² plus a² plus b² x² plus 1 minus 2x3। ठीक है, x कॉमन लिया, 2k - 2, राइट। लिखा है हैज नो रियल रूट। अगर इसके कोई रियल रूट्स नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसका जो d होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर d नेगेटिव होगा तो यहाँ से कंडीशन बनेगी। आगे एक और सवाल इसमें पूछा गया है, इसमें एक और कंडीशन दिया है, इफ y इज अ पॉजिटिव रियल नंबर देन लीस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है आपको, k/4y + 9y। इसकी लीस्ट वैल्यू निकालनी है, मतलब इसको मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो ये देखते ही मुझे समझ में आना चाहिए कि इसमें AMGM से काम हो जाएगा, AMGM लगाना पड़ेगा। ठीक है, और AMGM के लिए पहले आप के वो इधर से फाइंड आउट होगा। चलो तो यहाँ से काम स्टार्ट करते हैं। और डी होता है b² - 4ac, बी की वैल्यू है 2k - 2 होल स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, हैज नो रियल रूट्स मींस इज लेस देन 0। तो ये आएगा आपका 4k² + 4 माइनस 2ab, 2 × 2k प्लस इंटू 2 मतलब 8k माइनस 48 इज लेस देन 0। और अगर मैं इसमें 4 से डिवाइड कर दूं थ्रू आउट, तो ये हो जाएगा k² -2k, ये आएगा 12 माइनस का 12 प्लस का 1, तो नेगेटिव का 11 इज लेस देन 0। लेट मी चेक वंस अगेन। 4k² + 4 8k 48, ये आता आपका 44। ठीक है, करेक्ट। सो अब अगर इसको आप फैक्टराइज करें तो यहाँ से फैक्टराइजेशन आप देखिए पर 11 तो फैक्टराइज होगा नहीं। अगर मैं इसका डी निकालता हूँ, दिस शुड बी, या तो फिर एक काम करिए, क्योंकि आपको इसको मिनिमाइज करना है तो के मिनिमम ही होना चाहिए। तो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है के की, जिससे कि ये लेस देन 0 हो जाए। ठीक है, या तो ऐसे सोच लीजिए, ये ज्यादा बेहतर रहेगा, राइट। और के लार्जेस्ट, यहाँ देखो के इंटीजर भी रखना है। ठीक है, पहले तो यहाँ से के, अच्छा के यहाँ पे लार्जेस्ट इंटीजर रखना है, तो पहले के की लार्जेस्ट वैल्यू निकालिए। अगर मैं यहाँ पे के की वैल्यू सपोज 1 लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1 लेता हूँ, तो 1 - 2 - 11। ठीक है, ये लेस देन 0 हो जाएगा ऑब्वियसली, पर ये लार्जेस्ट नहीं है, 2 रखो।
यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 4, ये तो कट गया, हाँ ठीक है, ये भी नेगेटिव। 3 रखो, 9 माइनस 6 माइनस 11, ठीक है, ये भी नेगेटिव। अगर मैं यहाँ रखता हूँ 16, 16 सॉरी 4 रखता हूँ, 16 8, ठीक है। अगर मैं 5 रखता हूँ 25 माइनस 10, यहाँ देखिए आप, ये 25 और माइनस का 21, ये ग्रेटर देन 0 हो गया। लास्ट वैल्यू जिसपे और ग्रेटेस्ट वैल्यू जिसपे आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ इज k इज इक्वल्स टू 4। अब k इज इक्वल्स टू 4 उठा के यहाँ रख दीजिए इस साइड, ये हो जाएगा आपका 4/4y प्लस 9y, जिसको कि आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, दिस इज 1/y प्लस 9y। इसकी वैल्यू मिनिमाइज करनी है तो आप इसी में AMGM लगा दीजिए, तो AM हो जाएगा 1/y प्लस 1/y प्लस 9y अपॉन 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट 1/y इंटू 9y, जो कि आएगा आपका 3, सामने जाएगा तो ये 6, तो 1/y प्लस 9y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, सो मिनिमम वैल्यू इसके लिए आ जाएगी 6, ये आंसर है। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लॉग पे है, ठीक है, ठीक ठाक कैलकुलेशन है इसमें भी। ओके, फॉर सम पॉजिटिव रियल नंबर x, इफ log, पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, log x और बीच में √3, ठीक है, ये है आपका 3/1/2, ये बाहर जाएगा, सो 1/1/2, तो इसको अपन लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, प्लस, अच्छा इसमें था log 25 अपॉन बेस x, और इधर है log 0.008 बेस x, तो इसमें सिंपल सी प्रॉपर्टी लग जाएगी। देखिए, एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है log a बेस x अपॉन log b बेस x, दिस कैन बी रिटन एज log a बेस b, ठीक है। सो इसको जरा साइड में सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये होगा आपका log 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, 0.008 का मतलब 8/1000, 8/1000 का मतलब 1/125, 5 की पावर -3, ये बाहर जाएगा, -1/3 और 2 सामने आएगा, इंटू 2 log 5 बेस 5, ये आने वाला है आपका माइनस का 2/3 इज इक्वल्स टू 16/3, ये सामने ले जाइए, अब तो कुछ बचा नहीं इसमें, 18/3 हो जाएगा, दैट इज 6, तो 2 log ऑफ x बेस 3 की वैल्यू 6, तो log ऑफ x बेस 3 की वैल्यू आ जाएगी 3। सो आपसे क्या पूछा है, पहले तो x निकालना पड़ेगा, x आ जाएगा 3/3, ठीक है। आपसे पूछा है log ऑफ 3x² बेस 3, x² यहाँ से हो जाएगा 3/6, यहाँ रख दीजिए 3/6, तो log ऑफ 3/6 इंटू 3/1, 3/7 बेस 3, आंसर इज 7, log 3 बेस 3 1 हो जाएगा, सो इस सवाल का आंसर है 7। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था। दिस इज ट्रिकी वन, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 50 having exactly two distinct factors other than one and itself। चलो ठीक है, एक नंबर के फैक्टर्स 1 है और नंबर वो खुद है, इसके अलावा इनके 2 फैक्टर्स और हैं, तो कुल मिला के 4 फैक्टर है। 4 फैक्टर कौन कौन से नंबर्स के हो सकते हैं, ये आपसे पूछा है, और नंबर 50 से कम होना चाहिए, ठीक है। फैक्टर्स हैं 4, ओके। अब इतना आइडिया आपको होगा, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, एज्यूमिंग कि आपने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फैक्टर आता था a+1 b+1 मल्टीप्लाई कर दो p1 p2 p3 एंड सो ऑन आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो फैक्टर्स प्रोडक्ट करके आता है, ये आपको आइडिया होगा। तो आप 4 को कैसे कैसे प्रोडक्ट करके ला सकते हैं, मैं 4 × 1 भी लिख सकता हूँ, 2 × 2 भी लिख सकता हूँ। तो इस केस में क्या होगा कि a+1 और b+1 की वैल्यू 4 और 1 है, लाइक यहाँ से आप अगर नंबर लिखना चाहें तो आप इस केस में लिख सकते हैं p का क्यूब, लाइक समझना, दिस इज a+1, दिस इज b+1 इज इक्वल टू 4 × 1, तो a+1 इज 4, सो a आ जाएगा 3,
एंड b प्लस वन इज इक्वल टू वन, तो b आ जाएगा 0। तो p1 p2 आप लो ना लो, p2 तो ऑब्वियसली p2 पावर 0 1 हो जाएगा, इसे मैंने p क्यूब लिख दिया। मुद्दे की बात क्या है कि जिस नंबर के 4 फैक्टर होंगे वो ऐसा नंबर होगा जो किसी प्राइम का क्यूब होगा। एक केस। दूसरा केस ये भी हो सकता है, एक ऐसा भी नंबर हो सकता है, देखना a प्लस वन अगर 2 है तो a 1 होगा, b भी 1 होगा। एक ऐसा भी नंबर हो सकता है जो दो प्राइम्स का प्रोडक्ट, ठीक है, स्क्वायर मत कर देना, दो अलग अलग प्राइम्स का प्रोडक्ट हो, उसके भी फैक्टर 4 होंगे। तो ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं, मुद्दे की बात यही आपसे पूछा गया। तो प्राइम पे पहले फोकस करना है, पहले इस केस में आएंगे। प्राइम का क्यूब 50 से कम, तो 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब, ठीक है, 5 का क्यूब ऊपर निकल जाएगा इससे 50 से, उसके आगे नहीं जाएंगे। तो दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे आ गई। अब यहाँ ढेर सारी पॉसिबिलिटीज आएंगी, तो पहले मैं लीस्ट पॉसिबिलिटी के लिए लीस्ट प्राइम लेता हूँ। तो 2 इंटू, अब 2 इंटू 2 मत कर देना, वो 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये अलग अलग डिस्टिंक्ट प्राइम्स है। तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 5, ये देखना कि ये 50 से ऊपर न जाए। 2 इंटू 7, 2 इंटू 11, 2 इंटू 13, 26 हुआ। 2 इंटू 17, 34, 2 इंटू 19, 2 इंटू 23, 46 तक पहुंच गया। इसके बाद अगला आएगा 29, वो 50 से ऊपर निकल जाएगा। अगला उठाओ। अब मैं इसकी जगह 3 लेता हूँ, नेक्स्ट प्राइम है 3। अब 3 के साथ 2 नहीं, वो 2 3 वाला हो चुका है, डबल काउंटिंग हो जाएगा। तो 3 5 15, 3 7 21, 3 11 33, 3 13 39, 3 इंटू 17 करोगे 51 हो जाएगा, ठीक है। इतनी ही पॉसिबिलिटी इसमें। 5 पे आइए। 5 इंटू 2 और 5 इंटू 3 मत करिए, डबल काउंट हो जाएगा। 5 इंटू 7, ये कहीं नहीं आया होगा, आप चेक कर लीजिएगा। 5 इंटू 11, ये 55 हो जाएगा, नहीं लेना है। अगला आएगा 7। 7 इंटू 2, 7 इंटू 3 सब आ चुका है, 7 इंटू 5 भी आ चुका है। 7 इंटू 7 करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, 7 इंटू 11 करने का मतलब नहीं, 77 हो जाएगा। अब इसके आगे आपको नहीं मिलेगा, तो टोटल काउंटिंग करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो टोटल 15 numbers are possible. 15 numbers are possible. Move on to next question. ठीक है, सर्ड और इंडाइसिस का एक अच्छा सवाल है ये। देखो, 2 पावर 4x² माइनस 2 की पावर 2x² प्लस x प्लस 16 प्लस 2 पावर 2x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आप इसको ब्रेक करें, ठीक है, इसको तो अभी इसको रहने दीजिए, इसको ब्रेक करते हैं। ये आएगा 2 पावर 2x² इंटू 2 पावर x इंटू 2 पावर 16। ठीक है, पावर्स ऐड हो रही तो प्रोडक्ट हुआ होगा, ये मतलब है इसका। प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 2x इंटू 2 पावर 30 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखो मुझे कुछ कॉमन टर्म्स यहाँ से मिलना शुरू हुए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? चेक करिए, पावर पे पावर, ये स्क्वायर करेगा तो 2x का स्क्वायर 4x² ही होगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं इसमें। तो ये 2 पावर 2x का होल स्क्वायर हो गया एक तरीके से। अब जैसे ही मुझे एक नंबर का होल स्क्वायर दिखा और बीच में मुझे कुछ ऐसा नजर आ रहा है 2ab टाइप, तो मेरे दिमाग में तुरंत ये चलना चाहिए कि किसी तरह से कुछ इस फॉर्मेट में ये सवाल चला जाए तो काम हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो काम बड़ी आसानी से आपका बन जाएगा। ठीक है, तो a² मिला, b² क्या होगा ये सोचना है, और 2ab क्या होगा ये सोचना है, काम खत्म, इतना ही करना है। ठीक है, सो b² ढूंढने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। b क्या हो सकता है, अगर मैं थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इसके ऊपर, चलिए एडजस्ट करते हैं इसको।
ओके, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था, 2 कॉमन लेके 2 + 15, ठीक है, प्रोडक्ट हो रहा है 2 पावर 2 और x + 15 अगर आप ब्रेक करेंगे, ये चेक कर सकते हैं। ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 पावर x + 15 का होल स्क्वायर, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। और ठीक है, अब बीच वाला नंबर आपको चेंज करना पड़ेगा। इसमें आपको चाहिए 2ab, एक तो आपके पास ए बी तो पता चल गया, 2ab, बी तो ये आ गया, और ए क्या हो सकता है, ए हो सकता है आपका 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करें तो चेक करना वही आ रहा होगा जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये आ जाएगा 2 पावर 2x² +x + 15 + 1, हाँ ठीक है, ये मैच कर गया। ये पहला टर्म और मैच कराते हैं, एक बार एडजस्ट कर लें इसको तो पूरा टर्म में फिर से लिखता हूँ। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 2x + 15 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2 × 2x + 15 × 2 पावर 2x², ठीक है। ये बी हो गया तो ये ए होगा, राइट, 2 पावर 2x², ठीक है, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, तो पावर पे पावर मल्टीप्लाई होगी, यस ये बन जाएगा। तो यहाँ से बना आपका 2 पावर 2x² ए माइनस बी इज 2 पावर x + 15, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो इसका मतलब ये अंदर वाला टर्म 0 होना चाहिए, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 पावर 2x² माइनस दिस टर्म इज 0, और ये दोनों इक्वल होंगे तभी 0 होगा। लास्ट में मुझे क्वाड्रेटिक नजर आ रहा है, ठीक है, पावर कंपेयर कर दीजिए, 2x² इज इक्वल्स टू x + 15, करेक्ट। सो 2x² माइनस x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। नाउ इस क्वाड्रेटिक को कर दीजिए फैक्टराइज। प्रोडक्ट आ रहा है 30, इसका मतलब मैं ले सकता हूँ यहाँ से 2x² माइनस x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0, माइनस का 6 और प्लस का 5, प्रोडक्ट आएगा 30 और सम आएगा -1। तो जो भी आपने यहाँ लिया उसका साइन कर दीजिए चेंज, और डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। तो एक पॉसिबिलिटी है -5/2 और एक पॉसिबिलिटी है 3 की। सिंस कि यहाँ पे आप जो भी ले रहे हैं पॉजिटिव है, ठीक है, ये लिखा है क्या, नहीं लिखा है, ठीक है, अच्छी बात है। तो देखो ये दोनों ही पॉसिबल है, पूछा क्या है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है, इसका सम कर दीजिए, 6/2 माइनस 5/2, ये आएगा 1/2, ऑप्शन डी, करेक्ट। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज स्लाइटली ट्रिकी क्वेश्चन, और लेवल की बात करें मॉडरेट टू डिफिकल्ट। अगर आपको नहीं पता है, इस तरह के सवाल आपने नहीं करे हुए तो नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। और एनी नेचुरल नंबर है एम एन और के डिवाइड्स बोथ दीज एंड दीज, ठीक है। तो के किसको किसको डिवाइड करता है, m + 2n और 3m + 4n, इन दोनों को के डिवाइड करता है, इसका कॉमन डिवाइजर है। सो आपसे पूछा है के मस्ट बी अ कॉमन डिवाइजर ऑफ, इन ऑप्शंस में से कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, m + 2n को के डिवाइड करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखूं m + 2n, जिसमें से 2 कॉमन लिया, लिख सकते हैं। आप कह रहे हो कि इसमें के से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आता है, तभी तो आप बोल रहे हो ना कि डिवाइड करता है, रिमाइंडर 0 आता है, इट मीन्स कि m के अंदर भी रिमाइंडर 0 आता होगा, और इस वाले नंबर से भी रिमाइंडर 0 आता होगा, तभी टोटल रिमाइंडर 0 होगा। इट मीन्स कि के m को डिवाइड करता होगा। तो ऑप्शंस देख लीजिए,
2m और 2m वाले नहीं होंगे, या तो ए होगा या तो आपका डी ऑप्शन होगा। ठीक है, नाउ अगर m को डिवाइड करता है, अब इस पे आ जाइए, m+2n, अगर ये m को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, मतलब यहाँ से पता चल गया कि इसका रिमाइंडर 0 होगा और ओवरऑल रिमाइंडर यहाँ भी 0 चाहिए, इट मीन्स कि एक 2n को भी डिवाइड करके टोटल रिमाइंडर 0 देगा। अब आप ऑप्शन मैच करिए, तो m और 2n, ए और सी में से एक ऑप्शन हो सकता था, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। तो के m और 2n दोनों को डिवाइड करेगा, तो k मस्ट बी कॉमन डिवाइजर ऑफ m एंड 2n, ये आंसर है। अदरवाइज आप इसमें इक्वेशन बनाएंगे तो और दिक्कत होगी। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है। चलिए आज की सीरीज का आखिरी सवाल, ये अच्छा सवाल है। पहले तो लिखा है ए बी एम और एन सभी है नेचुरल नंबर्स, ए ग्रेटर देन 1 है, बी भी ग्रेटर देन 1 है। आपसे कहा गया है ए पावर एम बी पावर एन इज इक्वल टू 144 का पावर 145। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका काम ये है कि आप इसको फैक्टराइज करिए। तो जैसे आप इसको फैक्टराइज करेंगे, 144 का स्क्वायर, 144 इज 12 का स्क्वायर, 12 इज 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 1, राइट। ये आ जाएगा 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 2, इसकी पावर में है 145। सो ये आ जाएगा ए पावर एम बी पावर एन, 4 टाइम्स करेंगे इसका तो 400 और 190, सॉरी 180, 580, 580 इंटू 3 पावर 2 पावर 145, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 290। यहाँ तक तो ठीक आ गया। नाउ फाइंड आउट क्या करना है, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n माइनस एम, n माइनस एम की मैक्सिमम वैल्यू। ये मैक्सिमम तब होगा जब n मैक्सिमाइज हो जाए और m की वैल्यू मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, अब देखना, m आ रहा है आपका a की पावर में, ठीक है, n आ रहा है आपका n की पावर में। ठीक है, अब आपको ऑर्डर चेंज करने की यहाँ पे फ्रीडम है, जरूरी नहीं कि यही हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आपको बस ये सोचना है कि किसी भी तरीके से m मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, इन दो केसेस में, पहले मैं अगर इस केस की बात करूं, अगर आप डायरेक्टली कंपेयर करते हैं तो आप यही कहेंगे सीधा सीधा कि ए की वैल्यू 2 है और m 580 हो गया। अब आप क्योंकि m को मिनिमाइज करने जा रहे थे तो बहुत बड़ी वैल्यू होगी, पर अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर a को, क्योंकि a ग्रेटर देन 1 है ना, a को 2 पावर 580 ही ले ले और पावर 1 कर दें तो m यहाँ पे सबसे कम नेचुरल नंबर की वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ n का सबसे बड़ा वैल्यू इस वाले केस से ले लो। इस केस में क्या आएगा, इस केस में आप बोल सकते हैं कि n is 290, n is 290, ये केस देगा। ठीक है, इस केस के हिसाब से डिफरेंस आएगा 289, ये भी ऑप्शन में है। पर दूसरा केस देखिए, दूसरे केस में क्या है, अगर मैं सेकेंड केस को यूज करता और मैं वही सेम लॉजिक यहाँ पे लगाता कि a को मैं 2 पावर 290 और पावर 1 बोल दूंगा, और b को 2 बोल दूंगा और पावर में आएगा 580, तो इस केस से आपको m मिलेगा 1 और n मिलेगा 580। यहाँ से जो डिफरेंस आएगा, ये आ रहा था 289 और यहाँ आएगा 579, ये ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 579। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी पोर्शन था, सो ऑप्शन सी इसका आंसर। ठीक है, ये आपका स्लॉट 2 का डिस्कशन हुआ, ये दो पार्ट्स में कवर हुआ, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ट्रिकी थे, एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा बड़ा था इसमें, पर आशा करता हूँ कि इससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो इसी तरीके से और भी वीडियोस आपके पास आते रहेंगे, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।